हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर देश में होने वाले बड़े वाक़यात पर चर्चा के लिए हमारे साथ अविनाश काकड़े जी हैं। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। इसलिए हमने उनके साथ एक तरह से अंडरस्टैंडिंग की हुई है कि हर मंडे आप ही को हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे बात करनी है। आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि मोदी जी अपनी, जैसा कि मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि वो रस्सी जल गई बल नहीं जले, वो अपना जो आरएसएस का एजेंडा है उसे आगे बढ़ाने में मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और उसमें आरएसएस के लोगों को अभी जो ताजा वाकया है, बगैर आईएएस परीक्षा पास किए उनको सरकार के बड़े ओहदों पर बिठाया गया है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये आरएसएस इंस्टीट्यूट के लोगों को हुकूमत यानी उनके हाथ में दी जा रही है। उस पर हम बात करेंगे। दूसरे, मोदी जी ने 15 अगस्त को क्या कुछ कहा और घर घर तिरंगा का क्या हुआ, और जो सिविल कोड है वो उसे कह दिया गया कि अब से पहले जो था वो सांप्रदायिक था, कम्युनल था, और अब हम धर्मनिरपेक्ष कानून लाएंगे, सिविल कोड। आपको याद होगा कि कॉमन सिविल कोड की बात कहकर के मुसलमानों को चिढ़ाया जाता रहा है, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको खत्म करने का कि उसकी कोशिश बहुत पहले से हो रही हैं। उस पर क्या कुछ हुआ, क्या बात कर रहे हैं वो, क्या संविधान के खिलाफ नहीं बोल रहे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद कोलकाता में वेस्ट बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, एक डॉक्टर महिला के साथ जो ज्यादती हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ है, इस इशू को किस तरह से प्ले किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी उसकी तैयारी कर रही है उस पर सुनवाई की। उसके अलावा जेएनयू पर भी एक तरह से निशाना है, उसको अब से पहले टुकड़े टुकड़े गैंग कह करके जेएनयू को बदनाम करने की कोशिशें रही हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि एक तरफ तो सरकार पेपर लीक करा करके बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती, अलग अलग किस्म के सैकड़ों पेपर लीक हो चुके। एक तरफ बगैर इम्तिहान दिए, बगैर एग्जामिनेशन दिए अपने लोगों को, आरएसएस को लोगों को, बल्कि मैं कहूं आपके शहर के नागपुर से संचालित होने वाले आरएसएस के लोगों को वो बड़े ओहदों पर बिठा रही है। क्या कुछ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि अब से पहले भी पिछली सरकार में भी ऐसे काफी लोगों की भर्ती की गई थी। क्या कुछ है? जी नमस्कार। ये लेटरल एंट्री का प्रस्ताव जो आया था सबसे पहले नौकरशाहों ने लाया था 2005 में। आप समझ लो कि आरएसएस की पैठ कहाँ तक है, कैसी है। और 2005 का आया हुआ प्रस्ताव तत्कालीन केंद्र सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। 2005 में किसकी सरकार थी आप समझ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में 2010 में एक बार फिर सरकारी विभागों में लेटरल एंट्री के जरिए अधिकारियों की भर्ती की बात कही गई थी, तब भी सरकार ने इसे नहीं माना। हम्म। फिर 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उसमें 2016 में ऐसी भर्ती के लिए एक कमेटी बनी और इसको प्रस्ताव को 2016 में माना गया। हम्म। 2005 से कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहे थे। आपको आपको मैंने सुनते हुए गर्व होगा हमारे देश पर कि ये जो माधवी बुच है, हम्म। ये भी लेटरल एंट्री का ही पैदाइश है। हाँ, सेबी वाली, जिसने जिसने अडानी को। सीबी को बुच लगा दिया, अडानी का बुच लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माधवी बुच ने सेबी को बुच लगा दिया। हम्म। मतलब जज भी वही बनेंगे, वकील भी वही बनेंगे, पीड़ित भी वही बनेंगे, मालिक भी वही बनेंगे, नौकर भी वही बनेंगे और वही देश का फैसला करेंगे। ये इनकी अनादिकाल से चल रही जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसका ये प्रतीक है। ये हम्म। सारा का सारा प्रतीक उस बात का है, ये बताते हुए कि हमसे आगे कोई नहीं और हमसे पीछे भी कोई नहीं। बाकी के जो है वो सारे ब्रह्मा के पैर से पैदा हुए लोग हैं और इनकी कोई औकात नहीं। हम्म। ये जो हिंदू माइथोलॉजी का जो सच है वो यही है। जिनको जिनको हिंदू बनना है वो बन जाए, एक हम्म। बार बन जाए, उनकी औकात समझ में आ जाएगी। आप बताओ, 165 लोगों को इन्होंने कोलेटरल एंट्री से बनाया है।
उसमें यूपीएससी द्वारा फाइनल किए गए 31 पदों में से 3 पद संयुक्त सचिव के हैं, जबकि 19 पद निदेशक स्तर के अधिकारी के और 9 पद उप सचिव स्तर के अधिकारियों के हैं। 231 उम्मीदवारों का साक्षात्कार और चयन हुआ है। आप समझ लो। और इनके सरकारी मंत्रालय में विभिन्न जगह कहाँ आए ये लोग? तो ये लोग आए जिसमें कृषि सहयोग, आपको देखा होगा कृषि का 3 जो कानून आए थे, वो कानून ये इन्हीं की पैदाइश है, वो भी इन्हीं लोगों की थी। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। देखिए किसानों के खिलाफ जो कानून लाए गए थे वो भी इन्हीं के आरएसएस के लोग जो अफसर कुर्सी पे बैठाए गए थे उन्होंने ये दिया था। जी बिल्कुल, आगे बढ़िए बात। कृषि सहयोग, किसान कल्याण, ये कल्याण करेंगे हमारा। वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय देख लीजिए क्या क्या हरकतें कर रहा है इस वक्त वाणिज्य मंत्रालय, किस किस तरीके के स्टेटमेंट दे रहा है वाणिज्य मंत्रालय, आपको समझ में आ गया होगा। न्याय मंत्रालय, कानून मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, यातायात हाईवे मंत्रालय और नागरिक उड्डयन, इतने सारे इसमें यही लोग बैठे हुए और इनको एग्रीमेंट के साथ बैठाते हैं और इसके कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दिन ब दिन बढ़ते रहता है, कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है। और ये लोग कौन है? ये कोई शिक्षा प्राप्त, विद्या प्राप्त, परीक्षा से उत्तीर्ण हुए लोग नहीं है। ये अडानी अंबानी जिसको बता देंगे वो लोग है। इनके 22 लोगों ने ये देश चलाने का जो ठेका लिया उसमें प्रमुखता से ये 2 लोग जो है इनके सारे अधिकारी वहां बैठे हुए। इसीलिए अडानी के पैसे बाहर से ले जाके आप बताइए कि अडानी का 90% पैसा जो है वो 70% उसका, 20% उसके परिवार का यानी भाई का, विनोद अडानी का। 5% ये जो है माधवी बुद्ध जैसे उनके जो दल्ले है, दल्ले बोलना चाहिए सर, दलाल है ये लोग, उन दलालों का पैसा और 5% मार्केट में दिया और ये सारे शेयर बैंकों में गिरवी रख दिए। उसके अगेंस्ट में 90%, 100% इन्होंने लोन ले लिया। 300 रुपए का शेयर 3000 रुपए करके बैंकों से लोन ले लिया और उसके बाद में अपने पास के शेयर महंगे में धीरे धीरे बेच रहे हैं। बैंकों का पूरा पैसा लेके जिस दिन उड़ जाएंगे उस दिन हमारा देश बैठ जाएगा, किसी को चिंता नहीं। यानी बैंकों से लूटने का तरीका ये शेयर। अच्छा, शेयरों में हम अब से पहले वो कहानी देख चुके हैं, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई थी, किस तरह से अडानी की अलग अलग कंपनियों ने किस तरह से अपने शेयरों का गड़बड़ घोटाला करके बहुत महंगे कर दिए और उसके अगेंस्ट यानी उस तरह के शेयरों के अगेंस्ट बहुत बड़ी रकम बैंकों से ले ली जाती है। जी आपको एक बात बताता हूँ, किंगफिशर जो लोबो था, किंगफिशर का लोबो 690 करोड़ रुपए वो लोबो के अगेंस्ट में उठाए थे। ये लोबो की कीमत कौन तय करता है? तो इन्हीं के दलाल, इन्हीं के चार्टर्ड अकाउंटर, इनका मार्केट का जो होता है रुतबा वो तय करता है। अब 690 करोड़ रुपए किंगफिशर वाला तो भाग गया, अब 690 करोड़ में वो उनका लोबो कौन लेगा? और ये कोलेट्रल एंट्री में 1247 उप सचिव स्तर के और 295 निदेशक स्तर के लोग ये भर्ती करने जा रहे हैं। उतने आवेदन इनके पास में है, उसमें से सॉर्ट आउट करके ये उसमें भर्ती करेंगे। ये है हालत। अच्छा, मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं और बीच में हमको हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद वक्फ बोर्ड फलाना बोर्ड, वो जो मोदी जी बोल रहे हैं कि वो कानून, मतलब हमारा संविधान भी अब हो गया है कम्युनल हो गया संविधान। जी जी। और ये कौन बोल रहा है? ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लाल किले प्राचीन। इस देश का हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे। अच्छा, मैं छोटा सा एक याद दिला दूं कि ये जिस तरह से बगैर सिविल सर्विस पास किए इतने बड़े ओहदों पर अपने लोगों को बिठाया जा रहा है। हमें याद है जब जनता पार्टी सरकार बनी थी उसमें आडवाणी जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने थे। उस वक्त उन्होंने अपने पसंद के अफसरों को बिठाया था और उसके बारे में पत्रकार कहते थे कि उसी का नतीजा है कि ये बीजेपी इतनी मजबूत हुई है। अब तो धड़ल्ले से इनका जो आदमी मैंने अभी बताया ना शिक्षा मंत्रालय में बैठा हुआ है, उन्हें जो कुलगुरु की है 90% आरएसएस के कुलगुरु है और एक एक को टारगेट दिया गया है। 92 प्रोफेसरों की नियुक्ति में 30 करोड़ की वसूली का टारगेट एक एक यूनिवर्सिटी को दिया है, करोड़ों का टारगेट दे दिया कि आपको उसमें वसूली करना है और वो पैसे हमारे पास जमा करना है।
यानी इनके ये तकरीबन ऐसा ही हो रहा है जैसे एक जमाने में कहा जाता था कि पुलिस के एसएचओ और जो बड़े ऑफिसर होते हैं, वो उनके बाकायदा बोली बुलती है कि कौन से थाने को कितने रुपए, चूंकि वहां से आमदनी बहुत ज्यादा है। अब यूनिवर्सिटियों के भी जो वाइस चांसलर या इस तरह के जो लोग हैं, इनको भी टारगेट दिया जा रहा है कि पैसा कमा करके लाके दो। ये तो बहुत ही, बिल्कुल ये सर, ये तो बिल्कुल सर। बहुत ही अब बताइए खतरनाक। मुझे कि हाँ। असली विवाद जो इनमें विवाद जो सामने आए, ये बात सामने नहीं आती, मगर नियुक्ति के अधिकार किसके हाथ में हो, इस पे विवाद छिड़ गया। तो क्योंकि ये विवाद में 50 से 80 लाख रुपए में एक एक प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही, वो क्या पढ़ाएगा, क्या हम्म। पढ़ेगा। अपने पुलिस वालों को बोला था एक बार ऐसे ही 2014 में डिस्कशन, 2013 या 12 में डिस्कशन चल रहा था कि क्राइम रेट कैसा हो। उस वक्त वो निर्भया कांड चल रहा था। हम्म। तो बोले कैसे कम होगा। तो मैंने एक बात बोला था सेक्रेटरियों के बीच में, बोला वो पोस्टिंग करते वक्त पैसे लेना बंद कर दो, क्योंकि थानेदार अगर पैसे दे के 5 करोड़ लेके अगर करोल बाग का थानेदार आएगा, 20 करोड़ दे के आएगा, तो अच्छे लोगों का काम करके उसको तो 5 करोड़ रुपए वसूली नहीं होगी। उसको तो क्रिमिनल के साथ में रहना पड़ेगा, बलात्कारियों के साथ में रहना पड़ेगा, चोर लूटर और लफंगों के साथ देना पड़ेगा। तो उनका अगर साथ दोगे तो क्राइम कैसे कंट्रोल में आएगा। वैसा इस देश में हमारा महाराष्ट्र अब करप्शन में नंबर 1 है। हम्म। अभी जो नया सर्वे आया है उसमें महाराष्ट्र करप्शन नंबर 1 है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन ऑफिसर है, एक वो न्यूज आपको भेजा है मैंने मराठी में, आपको नहीं समझेगा। 3 एजुकेशन ऑफिसर के पास में 10 करोड़ रुपए मिले। हम्म। क्या चल रहा होगा शिक्षा का। वैसे ही शिक्षा का बजट हमने हर जगह कम कर दिए। 1.78% शिक्षा का बजट कर दिए। जो मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि 20% से ज्यादा होना चाहिए, ये होना, 1.78% बजट है, मतलब 2% से भी कम है, 1.25% बजट है। उसमें से ये अधिकारी करोड़ों रुपए खा जाते हैं। क्या होगा शिक्षा का, क्या होगा हमारे बच्चों का, क्या होगा हमारे भविष्य का। हमको घंटा बजाने के काम में रखा जाएगा। यानी बिल्कुल कोई बच्चे पढ़ ना सकें, और अगर पढ़ें भी तो वो उसके साथ वहीं करप्शन शुरू हो जाए, और ऐसे ही ऑफिसों में आने वाले लोग भी, वो भी पैसा देकर के आए। हर सतह पर करप्शन को और बढ़ाने का इंतजाम है। ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ये कहा गया था मोदी जी के जरिए। अच्छा मोदी, अविनाश जी, हमारे पास जरा चूंकि कई चीजें बात करनी है, हम जाना चाहते हैं जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ है, उसके साथ साथ जो सियासत भी हो रही है साथ साथ। ये लॉ एंड ऑर्डर का अगर इशू है तो लॉ एंड ऑर्डर का ही इशू रहे, और इस पर इतना सब कुछ। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी ले ली अपने आप ही, सुओ मोटो। क्या कुछ होने जा रहा है, क्या है? देखो ये डॉक्टर बोबिता देवनाथ है, जिसके साथ में ये अत्याचार हुआ है, उसकी हत्या हुई है। किसी देश में किसी भी महिला के साथ में गैर व्यवहार अगर होता है, उसके साथ में बदइंतजामी होती है, उसके साथ में बलात्कार होता है या उसकी छेड़छाड़ होती है, यौन अत्याचार जो भी होता है, उसका सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसे मोदी जी बोल रहे थे लाल किले से। समझ गए। हम्म। 10 साल से इनका राज है। गुजरात में भी सेक्स कांड कितने सामने आ गए, वहां भी 10-15 साल राज करके यहाँ आए। 25 साल में ज्ञान किसको दे रहे। आईना रखा था क्या। आप जब भाषण दे रहे थे तो सामने आईना था क्या, उसको आईने को खुद को बोल रहे थे क्या, किसको बोल रहे थे मोदी जी। हम्म। मोदी जी आपको शासन करते हुए 10 साल हो गए, और महिलाओं की कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, दंडित होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, बिल्किस बानो के लोगों को 15 अगस्त पिछले छुड़वाते वक्त आपको महिला याद नहीं आई। हम्म। हाथरस में आपको महिला याद नहीं आई। जब आप हमारे महिला पहलवान घसीटी जा रही थी, उस वक्त आपको महिलाओं की याद नहीं आई। आसिफा के वक्त महिलाओं की याद नहीं आई। हम्म। ये कौन सी महिलाओं की याद ब्रिजभूषण के वक्त नहीं आई। वो जो क्या नाम है उसका, वो अभी भी जेल में पड़ा हुआ है, आपका इनका एमएलए और मंत्री, सिंगर सिंगर, उस हम्म। वक्त महिला याद नहीं आई। आपको महिला कब याद आती है। मणिपुर की महिलाएं याद नहीं आई आपको। आपको जब विरोधी पार्टियों के राज्य में कुछ होता है तो महिलाएं याद आती है। और मैं इसमें निषेध ममता बनर्जी का भी करूंगा। जिस ममता बनर्जी ने एक्शन लेना चाहिए, वो रास्ते पे बैठ के खड़ी होके नौटंकी कर रही है। भाई तुम सीएम हो,
सबके साथ अरेस्ट करके और उनके साथ में उचित करना चाहिए। आप रास्ते पे आके क्या नौटंकी कर रही हो? इसलिए बनी हो 15 साल से 20 साल से वहां मुख्यमंत्री कि नौटंकी करो। ये ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस और कम्युनिस्टों को वहां खत्म करके ये सिचुएशन पैदा कर दी है कि मैं रहूंगी नहीं तो आरएसएस आएगी, और ये इनके जाति का प्रभाव है। मुझे माफ कर देना, मैं जाति का नाम ले रहा हूं, मगर ये जाति का प्रभाव है कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे व्यतिरिक्त और किसी के हाथ में सत्ता चली जाए। और इसमें चंद्रचूड़ जी भी शामिल हो गए। चंद्रचूड़ जी को मैंने पूछा हूं कि मणिपुर, ब्रिजभूषण, बिल्किस बानो, ये सब वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त कॉग्निजेंस नहीं लिया आपने। अपने इलेक्शन में इतना बड़ा घोटाला हो गया है, कॉग्निजेंस नहीं लिया आपने। उस वक्त आपको नहीं लगा कि दखल पात्र गुने हो सकते हैं? मोदी जी जो चाहे बक देते हैं। अभी जब आपके पूछ पर पांव रखा, आपका नाम लिया वो लाल किले से मोदी जी ने, ये बोल के कि सुप्रीम कोर्ट भी हमको बोल रहा है कि ये संविधान क्रिमिनल है, और संविधान निर्माताओं की भी ये मंशा थी। ये कौन बोल रहा है? जो एक धर्म का शासन स्थापित करना चाहता है, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि सेकुलर लाना है। उनके जो भक्त है हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, उनको डूब मरना चाहिए। अब तो डूब मरना चाहिए ना, क्योंकि वो सेकुलरिज्म की बात कर रहा है। इनका जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमने चुने थे, वो सबका साथ सबका विकास बोलने वाले थे। इस तरीके से नफरती बात करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। यानी आपकी नजर में देखिए, दो चीजें अभी तक आपने जिस तरह से आपने सवालात खड़े किए प्रधानमंत्री के लिए कि वो कहां थे बहुत से मौकों पर, दूसरे जब विपक्षी दलों के स्टेट्स में होता है तो ऐसा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सवालात आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए भी किए हैं कि आप कहां थे, आपने कॉग्निजेंस इस वक्त लिया। तो ये एक तरह से क्या बिल्कुल मिली भगत चल रही है पूरी तरह से कि जिस जैसे सरकार चले वैसे ही सुप्रीम कोर्ट चले? क्या कुछ आपका असेसमेंट क्या है? बिल्कुल क्या वही है जो मैं कह रहा हूं? देखो, मिली भगत तो चल रही है, मगर एक तरफ उनको डर भी लग रहा है। इन्होंने बोला, जब भाषण सुना लाल किले का, तो आके बोला उन्होंने, चंद्रचूड़ जी ने क्या बोला कि भाई लोकशाही का अगर इसका गलत मतलब निकालोगे, डेमोक्रेसी का गलत मतलब निकालोगे और डेमोक्रेसी का गलत उपयोग करोगे, तो आप अनुभव कर लो बांग्लादेश को। वहां भी यही हुआ था। बांग्लादेश में हसीना को जो मिटाने वाले लोग थे, जो उनकी कार्य प्रणाली से पीड़ित हो गए थे, ऐसे लोग थे कानून मंत्री, लॉ सेक्रेटरी, बैंक ऑफ बांग्लादेश के गवर्नर, आईटी मंत्री और खुफिया जांच के हेड, ये सब ने हसीना को फंसा दिया। नियंत्रण नहीं किया किसी पर, और जब नियंत्रण के बाहर हो गया तो इन्होंने बच्चों का फेवर लेना शुरू कर दिया। खत्म हो गई बात। सुप्रीम कोर्ट को इस्तीफा देना पड़ा, इनको भाग के आना पड़ा, ये सब वहां हो गया। तो ये वही बोल रहे हैं चंद्रचूड़ जी कि ऐसा हो सकता है। मतलब उनको पता तो है ये जो खिलवाड़ हो रहा है डेमोक्रेसी के साथ में, ये जो सेकुलरिज्म की बातें बोली जा रही है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोला जा रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मैं चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड किसको किसको लागू होना चाहिए, मैं बताता हूं आपको। वक्फ बोर्ड जैसा हमारे देश में मंदिर, मठ, गुरुद्वारे और चर्चों की जमीन भी सरकार की कर लेनी चाहिए। और वो सारी जमीन अडानी, अंबानी और आरएसएस को देश सेवा के लिए दे देनी चाहिए, क्योंकि ये सारे तीनों देश सेवा करते हैं। अडानी मतलब हमारा देश है, अंबानी मतलब हमारा देश है। मोदी एक बार पीछे छूट गया, अभी अडानी अंबानी हमारा देश है। अडानी के लिए सारी बीजेपी टूट पड़ती है कि इनका गलत है। हिंडनबर्ग के बारे में बोलते हैं कि हिंडनबर्ग हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है, अडानी की चोरी बता रहा है, माधवी ब्रिज की चोरी बता रहा है, किस तरीके से पैसे का मॉल ये हुआ है, प्रैक्टिस हुई है, वो बता रहा है। वो हम हमारे देश पर आक्रमण मानते हैं, तो आरएसएस को देश सेवा के लिए वो सारी जमीन दे देनी चाहिए। जैसे अनाथ मुकेश अंबानी को एंटोलिया की जमीन मुकेश अनाथालय के नाम से दी गई है, उसी तरह से सारी जमीन बांट देनी चाहिए। जी जी जी, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि जो मुंबई में जो अंतालिया का जिक्र किया, ये एक बिल्कुल अजूबी किस्म की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लग्जरी बिल्डिंग जो वक्फ की जमीन पर बनाई गई है। उसको
अनाथालय कह रहे हैं, ये बहरहाल इनका अपना तरीका है बात बताने का। अच्छा, बीच में थोड़ी सी बात रह गई, ये जो घर घर तिरंगा वाली बात थी, वो मोदी जी जिस तरह से कह रहे थे, ये बिल्कुल इसे कैसे समझा जाए कि एक तरफ आरएसएस का पूरा एजेंडा, दूसरी तरफ तिरंगे की बात, फिर वो संविधान की बात, ये तिरंगे का मामला कहां तक है, ये तो खुद उसमें पापी नजर आ रहे हैं, क्या है? ये आरएसएस की कुंठा है। 1947 के पहले ना आरएसएस ने वंदे मातरम बोला, ना आरएसएस ने तिरंगे को सलाम किया, ना आरएसएस ने जनगण मन बोला। आरएसएस ने 47 के बाद बोलना शुरू किया क्योंकि उनको पता था अब देश आजाद हो चुका है, अब ये हम बोल सकते हैं। और फिर भी 55 साल इन्होंने अपने इस पर तिरंगा नहीं फहराया। मेरे मित्र है 26 जनवरी 2001 को अंदर घुस गए थे, वहां से सामने से निकल रहे थे, तिरंगा नहीं देखा। बाबा भेंडे, रमेश काळंबे और दिलीप चट्टानी, ये 3 लोग वहां अंदर घुस के तिरंगा फहराया था, और वो तिरंगा 12 साल जेल में था, मतलब पुलिस कस्टडी में था। इनको तिरंगे का कितना महत्व है, घर घर और हर हर कर रहे तिरंगा। और तिरंगे के बारे में मैंने आपको एक ट्वीट भेजा कि गोलवलकर बोल रहे हैं कि 3 का आंकड़ा अशुभ होता है, हिंदू माइथोलॉजी में अशुभ होता है। उसका जवाब सरदार पटेल साहब ने दिया था। उन्होंने बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे त्रिदेव ही सबसे बड़े देव है। तो ये जिसको नहीं समझ में आता उसको हिंदू कैसे बोला जाए, वो हिंदू है क्या? ये हिंदू के नाम से फ्रॉड है, ये हिंदू नहीं है, ब्राह्मणवादी लोग हैं। ये ब्राह्मणों की मानसिकता से इस देश का बंटाधार करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, ये जेएनयू वाला क्या इशू है? जेएनयू में भी हम जाना चाहते हैं। जेएनयू एक पिछले तकरीबन इन 10 सालों में जिस तरह से उसके खिलाफ नफरत की कैंपेन चलाई गई, जिसमें टुकड़े टुकड़े और क्या क्या किया गया, और कितने लोग अभी तो जेल में भी हैं, अब क्या टारगेट है? सर, आरएसएस की मंशा है कि किसी को भी सत्य इतिहास ना पता चले। आपने देखा होगा इनकी ट्रोल गैंग, इनके आईटी गैंग, इनके प्रधानमंत्री, इनके सारे मंत्री जिस तरीके से झूठ बताने का प्रयास करते, मतलब ढूंढना पड़ेगा दूरबीन लेके कि प्रधानमंत्री के 1.5 घंटे के भाषण में कितनी बातें सही है, ये दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सारा झूठ है। जितना कुछ बोला है, सेक्युलरिज्म से लेके महिलाओं के सम्मान से लेके तिरंगे के स्वीकार से लेके हर चीज, ये सब झूठ बोलते हैं। तो इसमें सच बात ढूंढना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि ये नहीं चाहते कि हमारे जो गरीब के बच्चे थे, हमारे किसान के बच्चे थे, मजदूर के बच्चे थे, ऐसे कई देखा होगा कि बहुत बुरी अवस्था से वो पढ़ लिख के बड़े हुए और उन्होंने अपने परिवार का और आसपास का उद्धार कर दिया। ऐसे कई केसेस आपने आसपास देखे होंगे। ये नहीं चाहते हैं कि कोई अब पढ़ लिख सके, इसलिए इन्होंने 3 स्टेज यूनिवर्सिटी, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी ब्राह्मणों की अलग अलग यूनिवर्सिटी, उसके अलग अलग कानून इन्होंने बना दिए, किसी ने विरोध नहीं किया। एजुकेशन सेक्टर ने किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इनके गुलाम बन चुके हैं। और गुलाम इसलिए बन चुके हैं, देखो इस वक्त अगर किसी ने लोकतंत्र को संभाला होगा तो अनपढ़ लोगों ने संभाला। जिस उत्तर प्रदेश को गाली पी पी के गाली देते थे, पानी पी पी के, उस उत्तर प्रदेश ने संभाला, कुछ महाराष्ट्र ने संभाला, बाकी तो सारा बहुत ही अच्छा था। तो ये अब चाहते हैं कि जेएनयू में जहां से निर्मला सीतारमन निकली है वो कलंक है, क्योंकि उनका बजट और उनकी बातें जो देखने से पता चलती है कि मैं प्याज नहीं खाती तो प्याज का कोई मूल्य नहीं है मेरे लिए, मैं लहसुन नहीं खाती हूँ तो लहसुन का कोई मूल्य नहीं है। तो देश की प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है भाई, या तेरे घर का बजट वहां पेश कर रही थी? क्या क्या कर रहे हैं सर ये, किस किस तरीके से? तो इन्होंने जीएनयू के पास में अब पैसे नहीं है, तो जीएनयू क्या क्या बेचने वाला है? गोमती गेस्ट हाउस है, उसके बाद में 35 फिरोज शाह रोड की जमीन है, उसके अलावा जेएनयू में कैंपस के अंदर 12 प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोलने की परमिशन इन्होंने दे दिया है। ये जो मूल चरित्र है इनका कि जमीन कब्जाना, यज्ञ के नाम से 12 किलोमीटर की जमीन कब्जाने से लेके मंदिर और मठों के नाम से जमीन कब्जाना, ये इनका मूल सूत्र है। पैसे आपके कब्जा लेना, आपकी जमीन कब्जा लेना, आपको मोह माया से त्याग करने के लिए बोलना और सारी मोह माया पर कब्जा इनका रहे इसके लिए प्रयास करना।
अब ये प्रॉपर्टियां कौन कौन खरीदेगा? तो प्राइवेट बिल्डर को दी जाएगी, प्राइवेट मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद में उसमें सोलर पैनल, जेएनयू के बिजली खर्च घटाने के लिए सोलर पैनल लगाएंगे, और चुनावों को भड़काने की जो साजिश है वो हिंदू मुसलमान करने का यहाँ प्रयास करेंगे, क्योंकि सारा पैसा हमें A1 और A2, इनकी नई व्याख्या दिया है राहुल गांधी ने कि A1 मतलब अडानी, A2 मतलब अंबानी, ये सब प्रॉपर्टियां उनको देना है, सब इंस्टीट्यूट उनको देना है, कि उनके पाल्डीवाल नाम के एक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, थेरेपिस्ट करके ओलंपिक में जा सके और हमारे पूरे खिलाड़ियों का भट्टा बिठा सके। ये पूरा देश का भट्टा बैठाने के लिए इनके ये सारी की सारी हरकतें हैं, ये सारी की सारा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को अगर देश नहीं समझेगा तो जल्दी हमारे हाथ में कटोरा आने का अंदेशा है। क्योंकि आप देख लीजिए, ये अकेली बात नहीं है, अकेला कानून नहीं बन सकता। वक्फ का कानून अगर बनेगा तो अकेला नहीं बनेगा, ये सारे जमीनों के लिए बनेगा। जितने देवस्थानों की जमीन होती है, तो वक्फ के पास में 92,000 एकड़ जमीन अकेले महाराष्ट्र में है, और वो कई लाख करोड़ की है। मोहम्मद अली रोड पर मीनारा मस्जिद से लेके उसके पास में 2 लाख करोड़ की जमीन पड़ी हुई है। मंदिरों के पास में महाराष्ट्र में भी कोई प्राइम प्रॉपर्टी कितनी सारी पड़ी हुई है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमको हथियाना है, आरएसएस के मुख्यालय खोलना है, अडानी अंबानी की प्रॉपर्टियां बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल मुझे याद है कि सुब्रमण्यम स्वामी कुछ मुकदमे लड़ रहे हैं मंदिरों के, जिस पर वो कहते हैं कि ये बीजेपी सरकार जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो बहरहाल ये टारगेट में सिर्फ वक्फ नहीं है, ये और टारगेट में मंदिर भी, मठ भी, दरगाहें भी, सब कुछ हैं, अगर ये सरकारें इसी तरह से इनकी चलती रही। अच्छा, वैसे एक बात आखिर में ब्रीफ में आप बताइए कि अभी मोदी जी 240 तक आ गए और इस 240 में से भी तकरीबन 80 सीटें गड़बड़ करके जीते हैं, ऐसी रिपोर्टें भी आ गई। यानी ये तकरीबन अगर रियल में जाना जाए तो ये 150 के आसपास है, 160 के आसपास, जितना वो इलेक्शन से पहले राहुल गांधी भी कहते थे कि 150 से ऊपर नहीं आएंगे। तो अब यहां से रिसर्जेंस जैसे कहा जाता है अंग्रेजी में, दोबारा फिर से उभरने के लिए ये कोशिश है, जो ये अलग अलग तरीके से अपना सांप्रदायिक और हिंदू राष्ट्र वाला एजेंडा चला रहे हैं, या क्या हो सकता है मोदी जी के मन में इस वक्त? कमजोर मोदी जी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि लाल किले से सब कुछ झूठ बोला गया, मन में क्या चल रहा होगा मोदी जी के, क्या चाहते हैं अब? नहीं, मोदी जी जो चाहते होंगे, हम क्या चाहते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोदी तो चाहते हैं कि सत्ता रहे उनकी, उनके उनके विचारों की सत्ता रहे, उनके लोगों की सत्ता रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने एक आपको भेजा हूँ, ये डेली न्यूज़पेपर है वंदे मातरम, ये उर्दू में लिखा था, लाहौर से निकलता था। उस वक्त मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने में, तिरंगे के नाम से जान देने में और जन गण मन बोलने में ऐतराज नहीं था। आज के मुसंगियों को इससे ऐतराज क्यों है? हम्म क्या आप आरएसएस की कॉपी कर रहे हो? हम्म आरएसएस को 47 के पहले फटती थी, इसलिए नहीं बोलते थे। आज आप किस बात का यानी बुलावे में आके नहीं बोल रहे? क्या हम्म आपको पैसे दे रही है आरएसएस? हम्म। क्या आपको पैसे मिल रहे हैं हिंदुत्ववादी संगठनों से ये हरकतें करने के लिए? मैंने न्यूज़पेपर की कॉपी डाला है सर आपको, उसमें जी जी सीधा जी। सीधा है डेली वंदे मातरम, और हाँ, ये लाहौर से वाला न्यूज़पेपर है। जी जी जी। और अब वंदे मातरम दिल्ली के मौजपुर से निकलता है, बहुत छोटा सा अखबार है, मैं जानता हूँ उस फैमिली को, और वही लाहौर वाला अखबार। अभी देखिए, ये मुझे सवाल इनसे ये पूछना है कि ये जो बांग्लादेश में हुआ उसका यहाँ उपद्रव मचा रहे हैं। अरे तुम्हारा 56 इंच का प्रधानमंत्री है, 1.5 करोड़ हिंदुओं के लिए वहां अलग देश बना दो ना, हाँ हाँ, औकात है तुम्हारी तो। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बताओ कि हम किसान लोग, अजय कुमार टहनी के बेटे ने हमारे ऊपर जीप डाल के हमारे 5 किसान ड्रोन दिया था। हम बोल रहे थे कि अजय टहनी को रिजाइन दे देने चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इनकी नैतिकता उस वक्त ये बोल रही थी कि बेटे की गुनाह की सजा बाप को क्यों दी जाए, हम्म। तो बांग्लादेश के मुसलमानों की हरकत की सजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों दिया जाए, ये मेरा सवाल है उनसे। जी जी, ये बड़ा सवाल है और इस पे बहरहाल गौर करने, सोच करने की बात है, और ये सरकार कभी इस बात का जवाब नहीं देगी।
ये तो बहाने चाहते हैं किसी भी तरह ये से हार रहे हैं सर, ये हरियाणा में हार रहे हैं और वहां भी हार रहे कश्मीर में मैं सरसरा आंकड़े आपको दे देता हूँ कि एनसी को 37 से 44 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 12 से 18 सीटें मिलेगी और बीजेपी अलायंस, आज उन्होंने बोला है कि हम अलायंस किसी के साथ नहीं करेंगे, मगर पीपल कॉन्फ्रेंस सज्जद गनी लोन उनके साथ में ही है और एआईपी आवामी इजाद पार्टी भी उनके साथ में है। इनके 1-2 सीटें आ सकती है, वो उनके साथ में ही रहेंगे, ये छोड़े ना छोड़े, क्योंकि ये तो खड़े भी नहीं कर सकते। और इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि 90 सीटों में कम से कम 60 सीटों से ज्यादा, 60 से 66 सीट ये एनसी और कांग्रेस गठबंधन को आ सकती है। जी, जी, ये बड़ी बात है। अब से पहले भी अविनाश काकड़े जी ने कई आंकड़े दिए जो सही साबित हुए। हमारे पास अब वक्त खत्म हो रहा है, उस पर आगे जो इलेक्शन होंगे उन पर चर्चा रहेगी आपके साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते हैं और आज हमने कोशिश की है कि तकरीबन सभी इश्यूज कवर हो जाएं और वक्त की कमी की वजह से हम बात आगे जारी नहीं रख सकते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।